देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था और उसमें एक टॉपिक छूट गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है वो हम जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसकी हेल्प से निकालते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई रॉड है, इसकी लेंथ L है ना। अब इसको, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट जब इसको रोटेट करेंगे, मतलब इस तरह से रोटेट करेंगे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है mL²/12। ठीक है, तो आप इसको एक रेक्टेंगल में कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो L के इक्वल है और जो ब्रेथ है वो B के इक्वल है। ठीक है, तो जो इसकी ये जो लेंथ है, आप इसको एक रॉड की तरह कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको दो एक्सिस में ब्रेक कर लिया। एक ये एक्सिस हो गया जो लेंथ को बाइसेक्ट करता है और ये दूसरा एक्सिस हो गया जो ब्रेथ को बाइसेक्ट करता है। सपोज करिए कि ये वाला जो एक्सिस है वो y एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो ये जो दोनों एक्सिस हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाओगे तो जब आप इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो Ix की वैल्यू हो जाएगी m×b²/12। ठीक है, तो x एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है ये इस तरह से रोटेट करेगी और x एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो ये पूरे एक लेंथ की तरह कंसीडर होगी। जैसे ये लेंथ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, x एक्सिस के अबाउट ये जो ब्रेथ है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी और इसके अलोंग जो x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mb²/12 होगा। उसी तरह से जब y एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये L दो पार्ट में डिवाइड होगी और y एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा Iy इज इक्वल टू m×L²/12। ठीक है, अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट जो इसको बिल्कुल इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सपोज करिए कि ये z एक्सिस है तो हमें रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास होता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो z एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि अगर आपको दो एक्सिस दिए हुए हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे x और y दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप उन दोनों के परपेंडिकुलर एक नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो इन दोनों को ऐड करके। तो Ix की वैल्यू कितनी है m×b²/12 और Iy की वैल्यू हो गई m×L²/12। ठीक है, तो इसमें m कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा L² + b²। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m×L² + b²/12। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में शुरू में मैं पूछूंगा आपसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। जब हम इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए, जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कराए वो सब याद होना चाहिए। अब देखिए रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है। रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स को पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी को समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। सपोज करिए कि ये सपोज करो कोई बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें सपोज करिए कि हमने ये दो पार्टिकल्स m1 और m2 मास के कंसिडर कर लीजिए। ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है और सपोज करिए कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो। रोटेशनल मोशन में
किसी भी मोमेंट पे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर थ्रू आउट द रोटेशनल मोशन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, ठीक है, तो कोई दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम बनी रहे, तो इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। तो अब इसके डायनेमिक्स, मतलब इसमें जो रोटेशनल मोशन होगा उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, उस सब को हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप। तो पहले देखिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज करता है, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करता है। तो देखिए, सपोज करिए कि ये एक सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी लीनियर स्पीड हो गई। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, उसी तरह से इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। तो v तो होता है v इज इक्वल टू डी एस डी टी, और ओमेगा होता है डी थीटा डी टी। ये रिलेशन होता है v और ओमेगा का, और इनका आपस में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको v को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है dv dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशंस हमारे पास हैं। अब हमें अल्फा और ए को रिलेट करना है। तो ए से अल्फा कैसे निकालें या अल्फा से ए कैसे निकालें? तो देखिए, v को हमने डिफरेंशिएट कर लिया dv dt। अब एक पार्टिकल के लिए ये वाली जो डिस्टेंस है सर्कुलर मोशन के लिए वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, तो r एज इट इज रहेगा, और ये ओमेगा डी ओमेगा dt होगा। तो dv dt इज इक्वल टू a r, और d ओमेगा dt हो गया अल्फा। तो ये a और अल्फा का रिलेशनशिप है। r क्या चीज है? r इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। r जो है वो पार्टिकल से डिस्टेंस है। पार्टिकल से किसका डिस्टेंस है? पार्टिकल से एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज करिए कि इसके अबाउट ही रोटेट हो रहा है, तो पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, तो ये a और अल्फा को रिलेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई टॉर्क और अल्फा में क्या रिलेशनशिप होगा। तो पहले इसके रिलेशनशिप को याद कर लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप होगा। जैसे टॉर्क और अल्फा का रिलेशन हमें निकालना है, तो इसको बिल्कुल आप ट्रांसलेटरी मोशन से कंपेयर करिए। तो टॉर्क किसकी तरह यूज होता है? फोर्स की तरह। और अल्फा किसकी तरह से यूज होता है? ए की तरह। तो जो रिलेशन एफ और ए में होता है वही रिलेशन टॉ और अल्फा में होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो एफ की जगह टॉर्क आ जाएगा और ए की जगह अल्फा आ जाएगा। अब रह गया एम की प्लेस पे क्या होगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन में जो मास की एनालॉगी होती है, मास की प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो ये जो टॉ है ये आई इंटू अल्फा के बराबर हो जाए। तो बिल्कुल जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में उनके काउंटर पार्ट होते हैं, मतलब उन्हीं के मिलते जुलते फॉर्मूले होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें फोर्स की जगह क्या यूज होगा, एक्सेलरेशन की जगह यूज क्या होगा, मास की जगह क्या होगा, वेलोसिटी की जगह क्या होगा। और कुछ फॉर्मूले देखिए, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू ए। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मास की जगह I आ जाएगा और A की जगह अल्फा आ जाएगा। L इज P इज इक्वल टू एम वी। तो जैसे ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो V की जगह यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो बिल्कुल फॉर्मूले ऐसे ही हैं ट्रांसलेटरी मोशन की जगह, बस उसमें एंगुलर आ जाता है। जैसे स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की प्लेस पे टॉर्क, मास की प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एनर्जी की प्लेस पे एनर्जी रहता है। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि टॉर्क और अल्फा में क्या रिलेशनशिप होती है, मतलब इस वाले फॉर्मूले को रिजिड बॉडी के लिए प्रूव करेंगे।
तो आपको इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ये सपोज करिए कि कोई रिजिड बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स से इसको टॉर्क मिलेगा और टॉर्क से ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा। जब ये पूरी ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका हर एक पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट को F फोर्स देते हो, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे एक पार्टिकल ये हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ये तीसरा पार्टिकल हो गया, ये चौथा पार्टिकल हो गया, इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी अपनी एक, ये M1 पार्टिकल है, इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 है और जो फोर्स लगाया था उसका एक कंपोनेंट इसको भी मिलेगा। सपोज करो कि ये F1 फोर्स इसको मिल रहा है, ऐसे ही इससे इसकी डिस्टेंस R2 है और ये M2 इसका मास है पार्टिकल का, और इसको जो फोर्स का एक पार्ट मिल रहा है वो F2 मिल रहा है। ऐसे ही ये पार्टिकल सपोज करिए कि M3 है और इसको जो फोर्स का पार्ट मिल रहा है वो F3 मिल रहा है। ऐसे ही इसकी जो डिस्टेंस है वो R4 है, M4 इसका मास है और इसको जो फोर्स का पार्ट मिल रहा है वो F4 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? टॉर्क की डायरेक्शन हम निकालते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ से। ठीक है, तो एक प्लेन के अंदर ये जो आर वेक्टर है और जो एफ वेक्टर है, ये टॉर्क की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। तो टॉर्क या तो अपवर्ड होगा प्लेन के या डाउनवर्ड होगा, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से आता है। तो अगर इस बॉडी को टॉर्क अपवर्ड मिल रहा है तो इन जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको भी टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको भी टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो टॉर्क है वो एक्सियल वेक्टर है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन के अंदर ये दोनों होंगे आर और एफ, टॉर्क उसके परपेंडिकुलर होगा, तो टॉर्क वेक्टर आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का जो टॉर्क होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। इस तरह से हम सारे पार्टिकल्स के टॉर्क को ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो हालांकि टॉर्क एक वेक्टर है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड सारे टॉर्क के मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो जो नेट टॉर्क ऑफ द रिजिड बॉडी है वो फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क प्लस सेकंड पार्टिकल का टॉर्क प्लस थर्ड पार्टिकल का टॉर्क, और जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबके पार्टिकल्स के टॉर्क को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज टॉर्क रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन, ईदर इन अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए जो टॉर्क है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क अगर परपेंडिकुलर है आर और एफ दोनों एक दूसरे के, ये क्योंकि सर्कुलर मोशन में होंगे तो ये फोर्स और आर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 इंटू F1। टॉर्क 2 हो जाएगा R2 इंटू F2। टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ। ठीक है, वैसे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन अल्फा, लेकिन अल्फा अगर 90 डिग्री है तो ये टॉर्क हो जाएगा R इंटू एफ के बराबर। तो जो पहला पार्टिकल है उसका R1 F1, दूसरे का R2 F2, ऐसे ही ये Rn इंटू एफ एन हो जाए। अब इसमें F का फॉर्मूला लगाइए, तो F होता है M इंटू ए, तो ये M1 इंटू A1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये F1 की वैल्यू हो गई, फिर R2 M2 इंटू A2, फिर ऐसे ही Rn Mn इंटू An। अब जो टॉर्क है उसमें लीनियर टर्म्स नहीं होने चाहिए, जैसे A की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन में आता है तो हमें A को हटाना पड़ेगा रोटेशनल मोशन के लिए। तो A के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, R इंटू अल्फा। एक चीज नोटिसेबल है कि अल्फा सबका एक होगा, क्योंकि ये जब इन सब में जो ओमेगा है वो सेम रहेगा, इसी वजह से इनमें अल्फा भी सेम रहेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है A1 वो तो R के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अल्फा R के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो अल्फा है ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा, डी ओमेगा डी टी होता है, इसलिए अल्फा की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। जैसे हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा की वैल्यू सेम है, उसी तरह से हर एक पार्टिकल के लिए अल्फा की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो A इज इक्वल टू जब हम R1 इंटू M1 और A1 की वैल्यू डालेंगे तो ये R1 इंटू अल्फा होगा,
ध्यान रखिए यहाँ पे अल्फा 1 नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल के लिए अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। फिर ये R2 इंटू M2 और A2 की वैल्यू हो जाएगी R2 इंटू अल्फा, और ऐसे ही Rn इंटू Mn और An की वैल्यू हो जाएगी Rn इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा, और ऐसे ही Mn इंटू Rn स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इन सभी में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा। जब हम इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर टिल Mn इंटू Rn स्क्वायर। तो ये अल्फा, ये समेशन MI स्क्वायर और I की वैल्यू 1 से लेके n तक, एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया I इंटू अल्फा, ठीक है। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह से टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज एनालॉगस टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं बेटा, इसका यूज हम कैसे कर पाएंगे रोटेशनल मोशन में। एक इसका एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा को, देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे एक पुली है, पुली का मास दिया हुआ है m। तो जो पहले हमने लॉज ऑफ मोशन में पुली पढ़ा था, वो पुली रोटेशन नहीं कर रही थी। यहाँ पे जो पुली है वो रोटेट करेगी, और वो पुली मासलेस भी थी। यहाँ पे पुली का मास गिवन है, ठीक है। और यहाँ से सपोज करिए कि एक रोप इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एक मास इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये एक ही तरफ की रोप दी हुई है, दूसरी तरफ की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये रोप, ये जो वेट है इसका m इंटू जी, ये इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस करेगा। सपोज करिए कि टेंशन T है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कि इस वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था उससे इक्वेशन और फिर रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे ये जो पुली है, ये पुली रोटेट करेगी इसके अबाउट, तो इसके एक्सेलरेशन से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उसमें जो इसका फोर्स है, ये जो टेंशन है, ये टेंशन की इससे जो डिस्टेंस होगी, ये टेंशन की इससे जो डिस्टेंस होगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी। ये जो टेंशन है, ये टेंजेंशियल फोर्स इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क की वजह से इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो दोबारा से देखिए कि ये जो वेट है, इस वेट की वजह से इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। टेंशन का इसका जो रोटेशन है, ये जो पुली रोटेट करेगी, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देता हूं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। मतलब इसके सेंटर से इस प्लेन के परपेंडिकुलर जैसे मैंने मार्क कर रखा हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और ये इसके अबाउट रोटेट करेगा। रोटेशन के लिए जो फोर्स है वो ये टी फोर्स है, जो कि इसमें रोटेशन प्रोवाइड करेगा, और इसके वजह से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन पता है। तो देखो ये इसमें तो क्या हो रहा है, ट्रांसलेट रोटेशनल मोशन हो रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं इस मास m के लिए। तो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगा, उसके ऑपोजिट जो फोर्स है वो नेगेटिव होगा। तो पहली इक्वेशन बनेगी m इंटू जी पॉजिटिव, t नेगेटिव, माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है।
अब दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे। तो टॉर्क टॉर्क देखिए, जैसे टॉर्क आप इसका कैलकुलेट करोगे, टॉर्क इन पुली, तो इस पुली में जो टॉर्क है, पुली ये डिस्क की फॉर्म की है, जिसका ये पॉइंट फिक्स्ड है, जिससे एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, जिससे ये बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड है और वो उसके अबाउट रोटेट करेगा। तो जो पुली में जो टॉर्क आएगा, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आर इंटू एफ, अगर एफ परपेंडिकुलर है तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और दूसरा फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो एक फोर्स के टर्म्स में फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और दूसरा अल्फा के टर्म्स में फॉर्मूला होता है। तो इस पुली के अंदर अगर हम टॉर्क निकालेंगे, तो इसमें जो फोर्स है वो टेंजेंट है और वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसकी जगह हम टेंशन को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू टेंशन। ये टॉर्क का एक फॉर्मूला हो गया आर इंटू टी, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू अल्फा। ठीक है, हमें टेंशन की वैल्यू इसमें कैलकुलेट नहीं करनी है, तो हम इसमें टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी आई अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो अगर हम टेंशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अल्फा को भी ए के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और दूसरा हमें ए को भी एलिमिनेट, अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये तीसरा रिलेशन। अब इन तीनों रिलेशन को यूज करके हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें टी की, तो ये mg माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा आई इंटू अल्फा बाय आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये m इंटू ए के इक्वल हो गया। ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो mg माइनस आई अपॉन आर। अभी जो अल्फा है ये हमें नहीं चाहिए, तो अल्फा को हम a बाई आर लिख सकते हैं, तो अल्फा को हमने a बाई आर लिख दिया इज इक्वल टू m इंटू ए वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो mg इज इक्वल टू एम ए प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा आई इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो ये m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये m इंटू जी के इक्वल हो। तो इससे हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है, ये एक डिस्क है, जो यहाँ पे पुली है वो डिस्क है। डिस्क का इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। डिस्क का जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर और डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू आती है हाफ एम आर स्क्वायर। तो पुली इज अ डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे मास को, ये हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस आई की वैल्यू, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का होगा, तो कैपिटल एम यूज करेंगे। आई की जगह आ जाएगा एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और ए की वैल्यू हो जाएगी एम जी अपॉन एम प्लस एम बाई टू। ठीक है, तो इसमें जब भी कोई टेंजेंशियल फोर्स किसी रिजिड बॉडी के अबाउट आप लगाओगे, तो उससे उसको एक टॉर्क मिलेगा, और टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, जिससे हम अल्फा को रिलेट कर सकते हैं फोर्स के साथ, या टॉर्क के साथ, या एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें कोई डाउट है बेटा इस एग्जाम्पल में किसी को? नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको? तो इसी तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें इसका दूसरे वाला पार्ट भी आपको दिखाया जाएगा।
ट्राई करिएगा, 2 मिनट का टाइम आपके ऊपर रहेगा, बस आपको इक्वेशंस बनानी है और जैसे बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कॉपी अपनी निकाल लीजिए और उसको ट्राई करिए। देखिए ये एक फिक्स्ड सीलिंग है और इसके ऊपर इस तरह से ये एक पुली जो कि डिस्क की फॉर्म में है, इस तरह से कनेक्टेड है। पुली का मास कैपिटल एम है, तो पुली का जो वेट है वो इसके सेंटर पे नीचे की तरफ m इंटू जी होगा। फिर यहाँ पे एक मास m1 कनेक्टेड है और इस रोप के साथ एक मास m2 कनेक्टेड है। पुली का जो मास है वो m दिया हुआ है और पुली की जो रेडियस है वो r दी हुई है। m1 m2 से ज्यादा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 अगर m2 से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और ये ऊपर जाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि एक ही रोप है तो दोनों में सेम एक्सेलरेशन आएगा। इसका वेट इसको नीचे की तरफ m1g और इसका वेट इसको ऊपर की तरफ ये m2g, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा तो वेट m1g और m2g दोनों नीचे की तरफ होंगे। इन वेट की वजह से इसमें टेंशन आएंगे, इसमें टेंशन होगी T1 और इसमें टेंशन होगी T2। तो आपने लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा? आपने लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा था कि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर रोप सेम है तो उसमें टेंशन सेम होती है। टेंशन सेम क्यों होती थी उसमें, वो देखिए जरा। इसमें टेंशन सेम क्यों नहीं होगी उसको भी देखिएगा, क्योंकि वहां पे जो ये स्लाइड करती थी और स्लाइड करने की वजह से इसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आता था। इसमें ये स्लाइड नहीं करती है रोप, ये इसको रोटेट करती है और अगर रोटेट करेगी तो इसका मतलब है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा और अगर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा। T1 और T2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि इसका इसका जो टॉर्क है ये T2 इसको नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब इसकी जो नेचर है T2 की वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा और T1 की जो नेचर है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। आप बताइए जरा, जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? ये T2 इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये T1 भी इसको नीचे की तरफ खींचेगा, यानी कि ये कोशिश करेगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो और ये वाला जो फोर्स है T1 ये कोशिश करेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये फिर रोटेट नहीं करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको नीचे नहीं खींच पाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मास ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब इस तरफ ज्यादा वेट पड़ेगा, इस तरफ कम वेट पड़ेगा, तो इस वजह से ये पुली को रोटेट करेगा और अगर पुली को रोटेट करेगा तो इसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा होगा। और टॉर्क किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। इसका मतलब ये वाला जो T1 है वो T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे तो वो मासलेस पुलिस थी, वो रोटेट नहीं होती थी, तो क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन है इसलिए इसमें ये जो टेंशन है वो सेम नहीं रहेगी, सेम अलग अलग, मतलब जो टेंशन है दोनों तरफ अलग अलग रहेगी, रोप सेम होने के बाद भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? ऑलमोस्ट पहले की तरह है, बस इसमें जो टॉर्क है वो दोनों का टॉर्क आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसका भी टॉर्क कंसिडर करना पड़ेगा, इसका भी टॉर्क कंसिडर करना पड़ेगा और जो नेट टॉर्क है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मैं इसका इस वाले पार्ट की इक्वेशन बना के आपको देता हूं, बाकी सब आप करिएगा। तो जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे? इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसका टॉर्क देखिए, ये T1 का कितना टॉर्क होगा, इसकी डिस्टेंस r होगी तो ये हो जाएगा T1r। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको नेगेटिव लेंगे तो T2r हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क होता है R इंटू एफ, एफ की जगह यहाँ पे T2 आएगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, लेकिन इसकी सेंटर से डिस्टेंस 0 है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका भी टॉर्क 0 होगा और इसके ऊपर जो mg वेट लग रहा है उसकी भी सेंटर से डिस्टेंस 0 है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से।
एक्सिस ऑफ रोटेशन मार्कर के डायरेक्शन में होगा, तो इसका भी टॉर्क 0 होगा। और ये जो टॉर्क है ये इसमें I इंटू अल्फा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि T1 माइनस T2, इन दोनों में से R कॉमन आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो ये रिलेशन रोटेशन से आता है, ठीक है। बाकी के रिलेशन आप बनाइए, एक रिलेशन इसके लिए बनेगा, एक रिलेशन इसके लिए बनेगा एक्सेलरेशन के टर्म्स में, और फिर A और अल्फा का रिलेशन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 4 इक्वेशंस बनेंगे। अब इसको कैलकुलेट करके A की वैल्यू बताइए इधर, A की वैल्यू कैलकुलेट करिए बेटा। A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा होगा, तो आप यहीं से अल्फा को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो I और अल्फा को लिख सकते हैं A बाई R। I को भी यहां से खत्म कर सकते हैं, I की वैल्यू कितनी होती है mr स्क्वायर, तो जो डिस्क है वो हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम I को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये हाफ mr स्क्वायर इंटू A बाई R के इक्वल हो जाएगा, ये R से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी, और ये mr A बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये R से भी ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू A बाई 2। अब बस हमें T1 माइनस T2 को कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए T2, तो A ऊपर की तरफ है तो T2 पॉजिटिव होगा, तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये एक इक्वेशन बन गई, सपोज करो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और फिर इसमें एक इक्वेशन बनाइए, A नीचे की तरफ है तो M1G पॉजिटिव होगा, तो ये M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। ये इक्वेशन नंबर 3 हो। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी, और T2 माइनस T1 इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस M2G प्लस M1G इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। तो हमें T1 माइनस T2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको उस तरफ ले आइए, M1G माइनस M2G, और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस M1A माइनस M2A इक्वल टू T1 माइनस 2, और T1 माइनस T2 की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, तो M1G माइनस M2G माइनस M1A माइनस M2A सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा M इंटू A बाय 2। इसमें हम ये वाले टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, और फिर इससे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं A की। ठीक है, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा इसमें आपको? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनके लिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करिएगा खुद से। इंपॉर्टेंट है टेंजेंशियल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियल वो, जैसे ये सपोज करिए कि कोई स्फीयर फोर्स तो ये है, और एक फोर्स ये जैसे इसका वेट हो,
तो ये जो वेट है ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये सपोज करो F है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए तो टॉर्क 0 होगा क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, इसके एक्सिस से पास हो रहा है। तो एक्सिस से इसके डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके डिस्टेंस 0 है, इसलिए टॉर्क भी 0। तो जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होते हैं, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि उनका टॉर्क 0 होता है। और जो टेंजेंशियल फोर्स होते हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और उनके जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो सेंटर से इसके डिस्टेंस, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा r, ये r इंटू एफ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक इंक्लाइन प्लेन के लिए। जैसे ये सपोज करिए कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है। इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसका पैरामीटर दिया हुआ है m, इसका मास m है और रेडियस r है। ये जो दिख रहा है आपको, ये डिस्क हो सकती है, ये रिंग हो सकती है, ये स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है। तो ये मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, और जो भी कुछ ये ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो रिंग है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर है, चाहे हॉलो है, चाहे हॉलो स्फीयर है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्क पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। ठीक है, तो जो भी ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे और उसका फॉर्मूला निकल आएगा। अभी हम इसको एक जनरल कंसिडर कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या चीज है, बस एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। तो m और r इसका दिया हुआ है, इसमें भी क्या करना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमें a का एक जनरल फॉर्मूला निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे, रिंग के लिए अलग रख देंगे, ठीक है, डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये 2-3 केस हम कंपेयर करेंगे कि किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, सपोज करिए कि आप इसी तरह के प्लेन पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, रिंग रख देते हैं, स्फीयर रख देते हैं, और फिर पूछते हैं कि सबसे पहले कौन नीचे आएगा। तो सबसे पहले वही नीचे आएगा जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन को कंपेयर करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है, और इसमें हमें एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ आएगा तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, डाउन द प्लेन इसका एक्सेलरेशन होगा। इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में इस तरह के किए थे। mg का ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये mg cos थीटा वेट का वो कंपोनेंट होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसको बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये इतने सारे फोर्सेस हैं, और ये एक रफ सरफेस है, दिस इज अ रफ सरफेस। तो आप इसमें बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें टॉर्क किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें टॉर्क कौन से फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, या एंगुलर एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि फोर्सेस सेंट्रल है, मतलब एक्सिस पास हो रहे हैं, या टेंजेंशियल है। तो आप इसमें देखिए कि जितने भी फोर्सेस हमने बनाए हैं वो सारे के सारे फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं, तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, mg को छोड़िए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये दोनों कुछ नहीं कर सकता, और नो रिएक्शन भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब ये स्लाइड करेगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा, तो ये जो फ्रिक्शन है ये टेंजेंशियल फोर्स है ना। इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स, वो टॉर्क लगाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आएगा। तो डाउन द प्लेन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन इसमें बनाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि mg sin थीटा,
और उसके ऑपोजिट जो फोर्स है यानी कि F उसको नेगेटिव लेंगे, तो नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा माइनस F, और ये m के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, ये सभी m के बराबर होंगे, कैपिटल M होंगे। तो कैपिटल mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू m इंटू a। ये ट्रांसलेटरी मोशन से हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब रोटेशनल मोशन की इक्वेशन बनाएंगे। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फॉर रोटेशनल मोशन जो टॉर्क है वो किसकी वजह से आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू ये इस F की वजह से आएगा। तो ये F इंटू R और I इंटू अल्फा। तो ये रिलेशन है जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक A और अल्फा का रिलेशन A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, और इन इक्वेशन से हमें A की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये वाली वैल्यूज अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो mg sin थीटा, F को एलिमिनेट कर दीजिए, F की वैल्यू निकाल लीजिए। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से F की वैल्यू निकालिए, तो F देगा I इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई R, I डिवाइडेड बाय R। अल्फा की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो अल्फा हो जाएगा A बाई R, तो ये हो जाएगा I इंटू A बाई R स्क्वायर। ये F वैल्यू हो गई। तो F वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये माइनस I इंटू A डिवाइड बाई R स्क्वायर और इज इक्वल टू M इंटू A। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हमें A की रिक्वायरमेंट है, A चाहिए, तो A उनको एक दे जाइए, बन जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू a प्लस I इंटू A डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इसमें से अगर A कॉमन ले लिया जाएगा तो ये m प्लस I अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो A की बार बार स्मॉल m लिखा जा रहा है, कैपिटल M है। तो A के लिए A इज इक्वल टू mg sin थीटा m इंटू g इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस I स्क्वायर, m प्लस I अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, इसको हम m से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो ये g sin थीटा, इसको m से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा, प्लस I अपॉन यहाँ पे m सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो, a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिंग हो सकता है, रिंग, या डिस्क हो सकता है, या सॉलिड स्फीयर हो सकता है, रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये रिंग है, डिस्क है और सॉलिड स्फीयर, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर तीनों को एक जैसी सिचुएशन में छोड़ा जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, है ना? तो किस चीज का फर्क पड़ेगा? सिर्फ इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्क पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि सेंटर से जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो आपको दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा। ठीक है, तो रिंग का कितना होता है, डिस्क का कितना होता है और सॉलिड स्फीयर का कितना होता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, डिस्क का होता है I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर का होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर हम इन सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको इनका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। तो अगर रिंग का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, तो ये हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रिंग की वैल्यू होती है mr स्क्वायर डिवाइड बाय mr स्क्वायर। तो ये mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा,
तो ये g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो g की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। तो g sin थीटा अपॉन 2 आ गया, g की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो 0.5 इंटू जी साइन थीटा। जी तो सबके लिए कॉमन होगा, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो जी की भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बस एक फैक्टर हमको देखना है कि किसका फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो 0.5 आ रहा है। अब डिस्क का कैलकुलेट करते हैं, डिस्क का कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन फॉर डिस्क जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की वैल्यू पुट करिए, हाफ mr² डिस्क के लिए डिवाइड बाई mr², तो ये जी साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 आ जाएगा 3/2, 3/2 इज 2/3 इंटू जी साइन थीटा, 2/3 होता है 0.67, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.67 जी साइन थीटा, यानी कि रिंग से ज्यादा एक्सेलरेशन डिस्क में होगा, ठीक है। फिर सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ए फॉर सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr², तो ये 2/5 mr² डिवाइड बाई mr², ये mr² कैंसिल हो जाएगा, ये जी साइन थीटा, और ये 5 + 2 7/5, यानी कि ये 5/7 आ जाएगा, तो 5/7 आ जाएगा 0.7 जी साइन थीटा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है सॉलिड स्फीयर का। तो अगर हम इस सिचुएशन में इन तीनों को एक साथ छोड़ते हैं, तो जो एक्सेलरेशन है वो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा है, इस वजह से सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आएगा। ये क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो यहाँ पे बस आपको एक ध्यान रखना है कि सिर्फ फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो, बस ये इक्वेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है, और उससे हम इसको आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। आप अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में तो शायद नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास तक ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब काफी थ्योरी हो चुकी है, आप एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और उसके डाउट्स को टिक करते रहिएगा, फिर जब ये इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो फिर हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन इतनी थ्योरी हो चुकी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज एल। एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना एल, दिस इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो रिलेशन टॉर्क और फोर्स के बीच में होता है वही रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में होता है। तो जैसे फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है ना। टॉर्क का रिलेशन देखिए, तो टॉर्क का रिलेशन भी बिल्कुल इसी तरह से है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये वाला जो टर्म है ये लीनियर है, ये वाला जो टर्म है ये रोटेशनल है, और दोनों आर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस तरह से फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिजिड बॉडी के लिए हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे।
ठीक है, तो जिस तरह से जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी उसी डायरेक्शन में, या तो ओमेगा की डायरेक्शन में जैसे P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, उसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो I इंटू ओमेगा होता है। तो जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे अगर हमें नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, नेट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये L इज इक्वल टू R, और P अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये m इंटू वी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। वो जो रिजिड बॉडी का डायग्राम था उसमें अगर हम सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल के ऐड कर दें तो हमें नेट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में टॉर्क और अल्फा का रिलेशन निकाला था। तो क्योंकि सबका जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम डायरेक्शन में होगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब L का फॉर्मूला लगा दीजिए, R इंटू एम बी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका रेडियस हो जाएगा R1 m इंटू V1। ठीक है, अभी जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका हमने m1 लगा दिया, तो ये R1 इंटू M1 V1 होगा। फिर ऐसे ही दूसरे का हो जाएगा R2 इंटू M2 V2, और जो लास्ट पार्टिकल होगा उसका हो जाएगा Rn इंटू Mn Vn। अब देखिए V की वैल्यू हम रख सकते हैं, V का क्या रिलेशन होता है, तो V इसमें लीनियर कंपोनेंट है, इसको हमें हटाना है एंगुलर कंपोनेंट में, है ना। तो V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है, तो V को हम R इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा जो है वो हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा। तो R1 इंटू M1, और V1 को लिख सकते हैं R1 इंटू ओमेगा। ध्यान दीजिएगा जैसे अल्फा में हमने अल्फा 1 नहीं लिखा था, उसी तरह से ओमेगा में भी हम ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी पार्टिकल्स के लिए ओमेगा सेम रहेगा। फिर R2 इंटू M2 और V2 की वैल्यू डाल देंगे R2 इंटू ओमेगा, और ऐसे ही Rn इंटू Mn और Vn की वैल्यू रख देंगे Rn इंटू ओमेगा। तो देखिए ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, एंड सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा Mn इंटू Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। इन सभी में ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर टिल Mn इंटू Rn स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है जैसे आप देखिए कि जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, तो लीनियर मोमेंटम की जगह तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, मास की प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और वेलोसिटी की प्लेस पे ओमेगा आ जाएगा। तो बिल्कुल जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फॉर्मूला होता है उसी तरह से ये रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला है, और ये L इज इक्वल टू आई ओमेगा। जो लीनियर मोमेंटम है उसके ऊपर एक थ्योरम होती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब कहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो आपको याद होगा कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब इसको जरा रोटेशन में ले जाइए, तो फोर्स की जगह तो टॉर्क आ जाएगा, यानी कि जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, जब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है, तो हम वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं लीनियर की कंडीशन। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका क्या मतलब होता है। एक्सटर्नल फोर्स
किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल टू डीपी dt, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये 0 के इक्वल होगा। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि p कांस्टेंट होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो ये भी होगा, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप तो जो एक्सटर्नल टॉर्क है, टॉर्क एक्सटर्नल, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होता है डी एल डी टी। ये कहां से आया? जैसे एक्सटर्नल फोर्स होता है डीपी डी टी, तो फोर्स की जगह तो टॉर्क आ जाएगा और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क हो गया डी एल डी टी। अब इसमें एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी डी टी ऑफ एल इज आर क्रॉस पी, ये आर क्रॉस पी के इक्वल हो जाएगा। पी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पी की वैल्यू क्या होती है? पी की वैल्यू होती है आर क्रॉस एम वी। ये टॉर्क एक्सटर्नल हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है अभी, टॉर्क एक्सटर्नल, ये हमने डायरेक्टली इससे डिराइव कर दिया कि टॉर्क एक्सटर्नल डीएल डीटी के इक्वल होता है। पहले इसको डिराइव कर दिया कि जो टॉर्क एक्सटर्नल है वो डीएल डीटी के इक्वल कैसे होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करिए। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। एफ को हम क्या लिख सकते हैं? एफ को हम लिख सकते हैं डीपी डीटी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ठीक है, इसको समझिए कि ये डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी ऐसा क्यों आ जाता है? डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो ये फर्स्ट एज इट इज रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन डीपी डी टी प्लस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी आर डी टी, और ये पी जो है वो एज इट इज रहेगा। तो आर क्रॉस डीपी डी टी प्लस ये जो डी आर डी टी है इसको हम वी लिख सकते हैं, और पी होता है एम इंटू वी के बराबर। तो आर क्रॉस डीपी डी टी, इसमें से एम कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो ये वी क्रॉस वी हो जाएगा। और एक जैसे वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0, है ना? किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और खुद के साथ थीटा 0 होगा, तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आर क्रॉस डीपी डी, यानी कि हम आर क्रॉस डीपी डी को इस तरह से लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। और जो आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी वो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है। आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एल, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एल डी टी, यानी कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके बराबर होगा? डी एल डी टी के इक्वल होगा। अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए, नाउ कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है, तो इसका मतलब डी एल डी टी 0 हो जाएगा। और अगर डी एल डी टी 0 हो गया तो इसका मतलब एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बिल्कुल उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म हो चुकी है। एक रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट रहता है, रोलिंग मोशन सिलेबस में भी नहीं है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करने हैं सारे, इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रोलिंग मोशन डिस्कस करेंगे और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके।